हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का समाकलित दर समीकरण निकालते कैसे हैं और वो समीकरण है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिएक्टेंट्स को डिनोट करने के लिए आर लिख देता हूँ, जो आपस में रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट भी बनाती है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो मान के चलिए H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट कर जब 2HCl बनाएगी तो उसमें ये H2Cl2 जो आपस में रिएक्शन की है उसे कहेंगे रिएक्टेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकारक, और जो अभिक्रिया करके बनाएगी उसे कहेंगे प्रतिफल, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो आई होप आपको प्रतिकारक और प्रतिफल में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेग व्यंजक से हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू के इंटू ऑफ आर। ये प्रतिकारक का सांद्रण है और चूंकि ये प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया है इसलिए ब्रैकेट के ऊपर 1 लिखेंगे। अगर शून्य कोटि की होती तो 1 की जगह 0 लिखे होते। अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन को लेकर के। तो देखिए, आगे जो है मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू, या R के जगह पर मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ और वो है माइनस dr/dt। ये तात्कालिक दर समीकरण जो बताई गई थी अभिक्रिया के संदर्भ में, वो लिखने को लेकर के ये बताया गया था। फिर यहाँ पर आएगा k और पावर 1 है तो वो 1 9 भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ माइनस dr/dt के और ब्रैकेट में r। अब इंटीग्रेट करने के लिए मुझे इसको एक रूप देना होगा, और हाँ, चूंकि ये सांद्रण है तो आप यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं dr, और ये जो आपका r है इसको यहाँ ले आइए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में। तो ये आपका हो जाएगा नीचे r, और ये जो आपका dt है ये इसको इसके समीप ले जाइए, तो ये आपका बन जाएगा k इंटू ऑफ dt। और ये जो माइनस आपको यहाँ दिख रही है, इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला इस तरीके से बदला। अब मैं क्या करता हूँ, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इसके आगे आपको समझने के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको पहले से आ रही होगी तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जस्ट रफ में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लिख करके ऐसे दोनों तरफ आप लगा दीजिए। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x ये होता है आपका ln x प्लस ऑफ c। बहुत लोग ln x के जगह पर मैथमेटिक्स वाले शिक्षक log x प्लस c भी लिख देते हैं। ये भी सही है बट ये ज़्यादा एक्यूरेट है। दोनों में अंतर बस ये है ना कि ln x जो है और log x के बीच रिलेशन ये है कि ln x को log x में जब चेंज करनी होगी तो आपको जो है log x के सामने 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ln x लिखना ज़्यादा बेहतर साबित होगा कंपेयर टू log x फिलहाल। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, बस इसी का मैं यूज करूँगा। और देखिए आगे फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब मैं काम स्टार्ट करता हूँ अगेन। तो देखिए अब इधर से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस dr/, जो r है ये आपका dx/x जैसे ln x होता था तो ये बन जाएगा ln r इज इक्वल टू, और फिर ये जो आपका इंटीग्रेशन है माइनस के जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगी, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। फाइन। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा ln r और फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के, और इंटीग्रेशन से ये d कट जाएगा तो ये t प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे i। सबसे पहले तो इसको मान लीजिए आपको इक्वेशन 1। और हाँ, अगर कोई पूछे कि ये i है क्या, तो i का मैं यहाँ पे अब की बार नाम लिख ही देता हूँ। ये होता क्या है, इसको कहते हैं समाकलन स्थिरांक। इसको क्या कहा जाता है, समाकलन स्थिरांक। तो अगर कोई कहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलन स्थिरांक का मान क्या होगा, तो उसके लिए भी आप आंसर दे सकते हैं जो जस्ट अभी 2-3 स्टेप में आ जाएगा। अब इस i के मान को निकालने के लिए याद होगा आपको कि हम लोग करते क्या थे, हम लोग t का मान डालते थे 0। हम लोग बोलते थे कि यदि t का वैल्यू होगा 0 तो जो सांद्रण होगा प्रतिकारक का, वो उसके मैक्सिमम के बराबर होगा। अब मैक्सिमम को दिखाने के लिए या तो आप नॉट ऊपर लगा दीजिए या नीचे, तो आपको जहाँ मन करे वहाँ लगाइए। ज़्यादा नीचे भी लगाया हुआ देखने को मिल जाता है, तो चलिए अब की बार नीचे ही लगा देते हैं। अब अगला स्टेप में करनी क्या है, बस इस वैल्यू को जो अभी जो हम लोगों ने इसको लिखा इसको बस समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ अब मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से बस इन वैल्यू को पुट कीजिए, इससे i का वैल्यू ईजिली निकल जाता है। तो अब आपका हो जाएगा ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू ऑफ जी 0 प्लस ऑफ i। तो यहाँ से i इक्वल टू जो आया वो आया आपका ln r नॉट। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को उठा के इक्वेशन 1 में डालेंगे। फाइन। अब मैं चाहता हूँ कि यहीं पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर मैं आगे काम करूँगा। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए आगे मैं इससे बढ़ता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो ज़रा देखिए, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंबाइन करेंगे तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा
लॉन आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस समीकरण 2 से आई का मान डालिए, तो लॉन आर नॉट। अब लॉन आर नॉट जब आ गया तो उसको उठा करके अब इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ, तो उधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। सो इन दैट केस माइनस के टी, अच्छा इस माइनस के टी को भी इधर ही ले आइए, आई थिंक यही ज़्यादा फायदेमंद होगा, माइनस के टी को ही ले आते हैं, ठीक है, ताकि वो माइनस सिक्स में बदल जाए प्लस में। तो चलिए के टी इधर आ गया और इसको उधर भेज दीजिए प्लस से माइनस की तरफ। तो अब समीकरण हो जाना है लॉन आर नॉट और माइनस में लॉन आर। फाइन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जो है यहाँ से के का मान निकालेंगे, ठीक है। ये बहुत कठिन काम नहीं है, या एक काम करते हैं, सबसे पहले एक और फॉर्मूला जान लीजिए। जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको आप लोग रफ में कहीं लिखते चलिएगा, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा है मुझसे तो। जैसे लॉन एम माइनस ऑफ लॉन एन रहे तो इसका वैल्यू होता है लॉन एम बाई एन, जिसको लॉग भी हम लोग कह देते हैं, या लॉन एम। अब प्लस में अगर लॉन एन होता तो वैसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं लॉन एम इंटू ऑफ एन। तो अगर ये दो फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसको आप यहीं पे पॉज करके रोक लीजिए। वैसे लगभग लोगों को बताया जा चुका है, तो आई होप कि आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ये चीज़ मैंने बता रखे हैं। अब देखिए आगे इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ लगाऊंगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा भाई, तो फ़ायदा ये होगा कि ये छोटा हो गया लॉन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आर नॉट बाई आर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉन को चेंज करेंगे लॉग में, और आपको मैंने बता रखा है कि अगर चेंज करनी है तो गुना करना होता है किससे, 2.303 से। उसके बाद ये बन जाता है लॉग, बेस में आ जाता है 10, और फिर यहाँ पर होती है आर नॉट बाई आर। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। बस अब यहाँ से के का वैल्यू आप निकालिए। आई होप स्क्रीनशॉट आप लेते चल रहे हैं, लीजिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आई होप ले लिए होंगे आप। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, या एक काम करते हैं ना, मैं इधर रफ करते चलता हूँ। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए हैं तो अब इसको समाप्त करते हैं। तो ये गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सही मायने में काम हो चुकी है, बस हमें के का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। तो के विल बिकम 2.303, और जो टी था उसको यहाँ डाल दीजिए टी। उसके बाद लिखिए लॉग, बेस में 10, उसके बाद इनपुट में यहाँ पे आर नॉट और नीचे लिख दीजिए आर। तो ये फाइनलाइज हो गया फॉर्मूला। यही हमारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है। बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं, वैसे काम हो चुका है। अब बहुत लोग ऐसे करेंगे, वो बोलेंगे क्या कि शुरू में मान लीजिए कि भैया सांद्रण जो था वो था ए, वो क्या था ए, और कुछ समय के बाद जब अभिक्रिया चालू हुई तो उसके बाद ये सांद्रण घट गया और अब वो ए माइनस एक्स बचा। तो वैसी स्थिति में जो समीकरण होगी वो क्या होगी, तो कुछ नहीं, बस मान पुट कर दीजिए और उसी को लिख दीजिए 2.303 बाई टी, और यहाँ पे लॉग बेस में 10, आर नॉट की जगह ए लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए ए माइनस एक्स। हो गया। तो ये आपका प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के समाकलित दर समीकरण जो है ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण या अभिलक्षण या गुण, इन तीनों में से कुछ भी कहे एग्जाम में तो उसमें क्या लिखेंगे उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो बड़ा सा सिंपल टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात जो आप लिख सकते हैं वो ये कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम होता है R इज इक्वल टू के इंटू ऑफ आर, जहाँ कैपिटल आर आपको सांद्रता बताती है। दूसरा है कि प्रारंभिक सांद्रता अंतिम सांद्रता में जो संबंध है वो होता है के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। अच्छा ये आप ध्यान रखिएगा, बटा में जो 10 है वो अंडरस्टूडेबल रहता है, कोई नहीं भी लिखते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जरूर यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें लॉग को अगर हटाइएगा, ठीक है, मैथमेटिकली, तो वो इस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। और हाँ याद रहे, ये मैं प्रूफ करूँगा कब, तो ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊँगा फिजिक्स में। कौन से चैप्टर में, न्यूक्लियस में। कौन से में, न्यूक्लियस में, वहाँ ये प्रूफ करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री में केवल हम लोग को इसी पर ज़्यादा ध्यान देनी होती है। चलिए आगे देखिए। फिर आगे जो है वो है प्रतिकारक की सांद्रता अगर n गुना आप करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी n गुना ही हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई कहे कि रिएक्शन के लिए अभिकारक को 3 गुना किया गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना। अगर आप सांद्रण को 4 गुना कीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 4 गुना। यही इसका मतलब हुआ। अगला देखिए, अगला नंबर बात है कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया कभी पूर्ण होती ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब सिंपल ये है कि देखिए होता ये है ना इसमें कि जैसे मान के चलिए कि प्रतिकारक जो आपका R है और वो प्रतिफल P में बदला, तो R का अगर मान है मान के चलिए 10 kg, ठीक है, और अर्ध आयुकाल, अभी जस्ट मैं आपको वो समझा दूंगा अर्ध आयुकाल क्या होता है। तो मुझे पता चला कि अर्ध आयुकाल अगर मान के चलिए वो है 5 मिनट। कितना है, 5 मिनट। इसका मतलब है कि ये 5 मिनट बाद अपने शुरुआत के वजन का आधा हो जाएगा, तो 10 का ये हो जाएगा 5 kg। फिर ये 5 kg 5 मिनट के बाद फिर इसका आधा हो जाएगा 2.5 kg, फिर 2.5 kg
5 मिनट के बाद फिर इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.25 kg। अब ज़रा बताइए, इसको आधा करते जाइएगा करते जाइएगा करते जाइएगा, 0 दशमलव में कुछ आ जाएगा, लेकिन कभी भी ये 0 के बराबर होने वाला नहीं है। और जब तक 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब प्रतिकारक समाप्त हुआ नहीं, अर्थात कभी भी प्रतिक्रिया पूर्ण होगी ही नहीं। यदि आपको समझ में आ गया हो मेरी बात तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा बैक करके एक बार और सुन लीजिए, और उसके बाद भी अगर न समझ में आए, जो कि बहुत कम चांस है कि न समझ में आएगा, तो मैं अगले दिन क्लास में आपको बता ही दूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब देखिए आगे क्या है, अगला है अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल जो होता है प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का, उसका फॉर्मूला होता है T½ = 0.693/K। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब मैं जस्ट अभी आपको बताता हूँ। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए। अर्ध आयुकाल, तो अब समझ लीजिए अर्ध आयुकाल होता क्या है। जैसा कि जस्ट मैंने आपको अभी बताया, समझाया भी कि अर्ध आयुकाल जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वो समय अंतराल होती है जिसमें वो आधा कंप्लीट हो जाता है। मतलब पहले 10 kg रहेगा तो उतने समय बाद 5 kg का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए आराम से। तो किसी प्रतिक्रिया के लिए वह समय अंतराल जिसमें अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है उसे अर्ध आयु कहा जाता है। इसे T½ से डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। अब देखिए जो सबसे फेमस वो प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए है, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए अगेन कि यहाँ पे है रिएक्टेंट्स, यहाँ पे है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट अगर P है, तो शुरुआत में जो मात्रा होगा तो उसको कुछ मान लेते हैं। यदि प्रारंभिक जो सांद्रण है वो है, अगर मान के चलिए R0, जो कि होता ही है, इसको मान लीजिए आप A, ठीक है। तो सोचिए अर्ध आयुकाल के बाद, ठीक है ना, अर्ध आयुकाल के बाद सांद्रण कितना बचेगा, तो पहले जितना था उसका आधा। तो आप लिख सकते हो अर्ध आयु के बाद जो बचेगा वो बचेगा R0/2। इसका मतलब हो गया A/2। डन। अब आपको करनी क्या है, बस जो फॉर्मूला आपको समाकलित दर समीकरण से मिला था ना, उसको याद कीजिए। तो वो क्या था भाई, वो था K = 2.303/T log बेस में 10, यहाँ पे R0 और बटा में R। बस R0 और R का मान आप पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया K 2.303/T एंड उसके बाद आपको लिखनी है log 10। R0 का मान क्या है, यहाँ देखिए A, तो यहाँ मैंने लिख दिया A बाई R0 हो चुकी है R। तो अर्ध आयु के बाद जो होगा वही तो R होगा, जिस R का मान क्या है R0/2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ R0/2 की जगह A/2। अब यहाँ A से A कट आउट हो जाएगा। अब 2 को घुमा के सबसे ऊपर पहुँचाइए, तो K = 2.303/T और ये होगा log बेस में 10 मेन वैल्यू 2। और log मेन बेस में 10 मेन वैल्यू 2, इसका मतलब मान होता है, देखिए ऐसे याद कीजिएगा, 3 × 10 = 30 और यहाँ दशमलव डाल दीजिए, ठीक है। अब इसी वैल्यू को लिख लीजिए। तो यहाँ आपका K बराबर हो जाना है 2.303 × 0.30103 और बटा में आपका है T। अब ये चूँकि अर्ध आयुकाल है तो आप T की जगह पर T½ भी यहाँ से लिख सकते थे, तो T½ अब हमें तो T½ में इंटरेस्ट है ना, तो T½ अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो एक काम कीजिए, आप पहले यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इस तरफ का एरिया साफ़ करता हूँ। तो देखिए अब जब कैलकुलेट हम आगे करेंगे तो होगा क्या भाई, होगा ये कि T½ आ जाएगा इधर और उसके जगह डाल देंगे K को, और ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको आएगा 0.693। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही आएगा। और आपको याद होगा कि जस्ट अभी मैंने जब प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लक्षण आपको समझा रहे थे तो उसमें इस बात को मैंने मेंशन भी किए थे। तो प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया से रिलेटेड जो सब बातें आपको जाननी आवश्यक थी वो सब बातें मैंने आपको बता दी। अब जो हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया की अनुक्ता पर करेंगे। अभिक्रिया की अनुक्ता, जिसको आणविकता भी कहते हैं। वैसे आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उसके बारे में भी कभी कभी डायरेक्ट परिभाषा या एग्जाम्पल पूछ ले, या वो कितने टाइप के होते हैं ये सब पूछ ले, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात किया जाए अभिक्रिया की आणविकता पर, तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, नाम से ही क्लियर है कि अभिक्रिया की आणविकता किसी कहते हैं। तो देखिए, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है सरल, जटिल नहीं। सरल का मतलब जो एक पद में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। एकदम सिंपल है, मतलब किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेंगे उसी की संख्या को आणविकता कहना है। जैसे देखिए एग्जांपल में NH4NO2 ये आपका R है और N2+2H2O ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हमें तो केवल R से मतलब है। तो जरा बताइए R के फॉर्म में कितने अणु भाग लिए हैं, एक, इसलिए इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी हो गई, एक। अगला देखिए,
अगला है 2HI जो बनाया है H2+I2, इसमें कितने अनुभाग लिए हैं? तो हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 अनुभाग लिया है, इसलिए मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? 2। अब आपसे कोई कहे कि अभिक्रिया की आणविकता कितने प्रकार की होती है, तो आपको बोलना है 3। कौन कौन भाई? एकआनुक, द्विअनुक, त्रिअनुक। एकआनुक, त्रिअनुक, द्विअनुक और त्रिअनुक। एक अणुक को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर, द्विअनुक को कहते हैं बाइमोलिक्यूलर और त्रिअनुक को कहते हैं ट्राइमोलिक्यूलर। सिंपल सी बात है, जिसमें केवल एक अनुभाग लेगा उसे एक अणुक कहेंगे, जिसमें 2 अनुभाग लेंगे, यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख सके, उसे द्विअनुक, और जिसमें 3 अणु, जैसे देखिए FeCl3 का 2 और SnCl2 का 1, तो यहाँ 2 और इधर 1, तो कुल कितने अणु हो गए? 3। तो इसलिए इसको हम लोगों ने कहा त्रिअनुक। क्या कहा? त्रिअनुक। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन सभी बातों को आपको समझ के और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है।